प्रिय व्यूवर्स, उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारा आज का विषय हिंदी साहित्य। अभी हम हर रोज हिंदी साहित्य के प्रश्न उत्तर करेंगे, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रत्येक दिन आपको साहित्य से संबंधित प्रश्न मिलेंगे, आपको उन प्रश्नों को हल करना है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। दिए गए प्रश्न के 4 विकल्प होंगे, सही विकल्प का आपको चयन करना है। कमेंट बॉक्स में आपको प्रश्न का उत्तर देना है यदि आपको पता है तो। साथ ही वीडियो अच्छी लगे, प्रश्न अच्छे लगे तो लाइक अवश्य कर दीजिएगा। अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने की कृपा करें, ताकि मेरा उत्साहवर्धन हो, मैं आपके लिए और अच्छी जानकारी लेके आऊँ। नए वीडियो के लिए आपको नोटिफिकेशन मिले और मुझे मोटिवेशन। एक जानकारी और शेयर करना चाहूँगी, विशेष जानकारी है। यदि आप साहित्य से संबंधित सामग्री को पुस्तक के जरिए पढ़ना चाहते हैं, आपको पुस्तक में पढ़ना अच्छा लगता है, तो पुस्तक भी उपलब्ध है। हिंदी साहित्य वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर बहुत अच्छी पुस्तक है, हर विषय की जानकारी अपने अंदर समेटे हुए है। इसी एक पुस्तक को ही आप पढ़ लोगे तो दूसरी पुस्तक को आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। इसी एक पुस्तक के दम पर आप अपनी परीक्षा को उत्तीर्ण कर सकते हो। इतनी ज़्यादा सामग्री इस पुस्तक में है। पुस्तक को प्राप्त कैसे करें, इसके लिए आपको 9873930334 इस नंबर पे संपर्क करना होगा। पुस्तक आपको मिल जाएगी। पुस्तक के विषय में प्रारंभ में भी वीडियो के प्रारंभ में भी आपको जानकारी दिखाई जाएगी, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दक्षिणी हिंदी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? खड़ी बोली, हैदराबादी, हिंदवी या कोरवी? जल्दी से आप बता दीजिएगा कौन सा उत्तर इसका सही होगा। क्या विकल्प सही है? हिंदवी। अपभ्रंश भाषा का प्रथम कवि कौन है? हेमचंद्र, विद्यापति, शंभु, सरहपाद। अपभ्रंश भाषा का प्रथम कवि कौन है? स्वयंभू। कौन है? स्वयंभू है। अब देखिए, स्वयंभू के विषय में जानकारी देना चाहूंगी, उसको आप लिख लीजिएगा, अवश्य लिखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी परीक्षा में आती है और इस जानकारी में से कई प्रश्न बन जाएंगे। 8वीं शताब्दी के जैन कवि कौन सी शताब्दी के कवि हैं? स्वयंभू 8वीं शताब्दी के जैन कवि हैं और इन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। किसका? अपभ्रंश का। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसको कहा गया है? स्वयंभू को कहा गया है। 8वीं शताब्दी के जैन कवि हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अपभ्रंश भाषा में व्याकरण की रचना किस कवि ने की? राजा भोज, ज्योतिश्वर ठाकुर, हेमचंद्र, कामता प्रसाद। अपभ्रंश भाषा में व्याकरण की रचना किसने की थी? अवश्य आपको पता होगा इस प्रश्न का उत्तर। जल्दी से बताइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कौन सा है, कौन से कवि हैं ये? हेमचंद्र हैं। इन्हें अपभ्रंश भाषा में व्याकरण की रचना की
उस व्याकरण ग्रंथ का क्या नाम है? शब्दानुशासन। शब्दानुशासन, ठीक है, शब्दानुशासन है। जो हेमचंद्र जी हैं ये 11वीं शताब्दी के कवि हैं। कौन सी शताब्दी के हैं? 11वीं शताब्दी के, ठीक है। और इन्हें कलिकाल का सर्वज्ञ कहा जाता है। किसको कलिकाल का सर्वज्ञ कहा गया है? हेमचंद्र को। या कलिकाल का सर्वज्ञ कहलाते हैं हेमचंद्र, या हेमचंद्र को क्या कहा जाता है? कलिकाल का सर्वज्ञ। कैसे भी प्रश्न आ सकता है। दूसरी बात इनके बारे में है कि इनके बचपन का नाम चांगदेव था। क्या नाम था इनके बचपन का नाम? चांगदेव। किसके बचपन का नाम? हेमचंद्र के बचपन का नाम। तीसरी बात इनके विषय में कि प्रसिद्ध गणितज्ञ भी थे। गणित की जानकारी भी इनको थे, प्रसिद्ध गणितज्ञ भी थे। और ये गुजरात के राजा सिद्धराज जयसिंह सोलंकी के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? जयसिंह सोलंकी। जयसिंह सोलंकी जो गुजरात के राजा थे उनके समकालीन थे, ठीक है। ये जानकारी हेमचंद्र के विषय में थी। उम्मीद करती हूँ आपने इसको लिख लिया होगा। आगे है, किसी देश के बहुसंख्यक लोगों की भाषा को क्या कहा जाता है? ये मैंने आपको पहले भी बताया था, जो हमारे पहले की वीडियोस में आया था ये प्रश्न कि देश के बहुसंख्यक लोगों की भाषा को क्या कहा जाता है, सरकारी कामकाज की भाषा को क्या कहा जाता है। देखिए, सरकारी कामकाज की जो भाषा है वो राजभाषा कहलाती है। और देश के बहुसंख्यक लोगों की भाषा, देश में ज़्यादा संख्या में बोलने वाले लोगों की जो भाषा होती है उसको क्या कहते हैं? राष्ट्रभाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? राष्ट्रभाषा। और सरकारी कामकाज की भाषा क्या कहलाती है? राजभाषा, ठीक है। अगला है, अनुचित मेल है। एक मेल गलत है, अनुचित है, उसको हमें देखना है कौन सा है अनुचित। मालवी मेवाती, मैथिली मगही, ब्रज बुंदेली, अवधी खड़ी बोली। या हिंदी की उपभाषाएं एवं बोलियां दी हुई हैं। मालवी और मेवाती, इन दोनों का मेल बिल्कुल सही है। ये राजस्थानी जो हिंदी की उपभाषाएं हैं उनमें से राजस्थानी है। हिंदी की 5 उपभाषाएं मैं आपको बता दूं, आप लिख लीजिएगा मेरे साथ साथ। हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? 5। और उनकी बोलियां हैं। पश्चिमी हिंदी पहली क्या है? पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी। दूसरी क्या है? पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी। तीसरी क्या है? राजस्थानी। चौथी क्या है? पहाड़ी। और 5वीं क्या है? बिहारी। ये 5 उपभाषाएं हैं और इनकी बोलियां हैं। पहली पश्चिमी हिंदी, दूसरी पूर्वी हिंदी, तीसरी राजस्थानी, चौथी पहाड़ी और 5वीं है बिहारी। अब यहाँ पे जो पश्चिमी हिंदी है उसके अंतर्गत कितनी बोली आती है उनको मैं बता रही हूँ, उनको भी आप लिख लीजिएगा। कन्नौजी, लिख लीजिएगा, कन्नौजी, कौरवी, कौरवी जिसे खड़ी बोली भी कहते हैं। कौरवी को क्या कहते हैं? खड़ी बोली कहते हैं। इसी में अगला है ब्रज भाषा, फिर है बुंदेली और हरियाणवी, दखनी भी इसी के अंतर्गत आती है। हरियाणवी दखनी एक ही है, ठीक है। हरियाणवी दखनी एक ही है। तो ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियां हैं। फिर है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी आती है? छत्तीसगढ़ी, अवधी,
बघेली और छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। 3 बोलियां हैं। उसके बाद अब राजस्थानी। राजस्थानी में आती है मारवाड़ी, मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी। ये किसके अंतर्गत आती है? राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है। फिर चौथा है पहाड़ी। पहाड़ी में क्या आती है? कुमाऊनी, कुमाऊनी जिसे पश्चिमी पहाड़ी भी कहते हैं, और गढ़वाली, गढ़वाली। ठीक है, कुमाऊनी जिसे पश्चिमी पहाड़ी कहते हैं और गढ़वाली ये पहाड़ी के अंतर्गत आती हैं। बिहारी में कौन सी है? भोजपुरी, मगही, मैथिली। ये 3 बोलियां किस में आती हैं? बिहारी में। मैंने आपको हिंदी की उपभाषाएं और उनकी बोलियां सभी बता दी हैं। आप वीडियो को पॉज करके इनको आप लिख सकते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे हमें मिलान करना है। देखिए, मालवी, मेवाती ये राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है। मैथिली, मैगी ये बिहारी के अंतर्गत आती है, बिल्कुल सही है। ब्रिज, बुंदेली ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, बिल्कुल सही है। अवधी, खड़ी बोली ये अवधी के अंतर्गत क्या आएंगी? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है अवधी। हाँ, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी 3 बोलियां हैं। जो खड़ी बोली है वो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। यहाँ खड़ी बोली जिसको कोरवी कहते हैं, ये यहाँ पे ये विकल्प इसका गलत है। ठीक है, यहाँ खड़ी बोली नहीं होगा। अवधी के अंतर्गत क्या आएंगी? अवधी जो पूर्वी हिंदी की बोली है अवधी, यहाँ अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी हो सकती है, लेकिन खड़ी बोली यहाँ पे गलत है, ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अपभ्रंश में लिखित राम के चरित्र पर आधारित ग्रंथ है। राम के चरित्र पर आधारित ग्रंथ कौन सा है जो अपभ्रंश भाषा में लिखा गया? देखिए, रामायण, रामचंद्रिका, पयमचरु, महापुराण 4 विकल्प हैं। इनमें से अपभ्रंश भाषा में लिखित रामायण। रामायण संस्कृत भाषा में है, महर्षि वाल्मीकि ने लिखी थी। रामचंद्रिका संस्कृत निष्ठ ब्रज भाषा है, केशवदास की रचना है। ये भी राम के चरित्र पर आधारित है। रामायण भी राम के चरित्र पर आधारित है। पयमचरु ये महापुराण ये राम के चरित्र पर आधारित नहीं है। मैं इनकी विषय में आपको बता रही हूँ, अभी सही आंसर नहीं बताया है। यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में सही आंसर लिख दीजिएगा इसका। मैं इनकी थोड़ी विस्तृत जानकारी दे रही हूँ आपको। रामायण कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में, महर्षि वाल्मीकि। रामचंद्रिका संस्कृत निष्ठ ब्रज भाषा है, आचार्य केशवदास की है। महापुराण ये पुष्पदंश की जैन कवि पुष्पदंत द्वारा लिखा गया है, और इसमें 63 महापुरुषों का जीवन चरित्र है, जीवन चित्रण है। 63 महापुरुषों का जीवन चित्रण है, यानी कि ये राम पर आधारित नहीं है महापुराण। अपभ्रंश भाषा का कौन सा ग्रंथ है ये बताना हमें, तो ये क्या होगा? पयमचरु। पयमचरु सही का उत्तर है। ये स्वयंभू द्वारा लिखित है। किसके द्वारा लिखित है? स्वयंभू द्वारा रचित है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कह, जो अपभ्रंश भाषा में लिखित है और शंभू द्वारा रचित है। शंभू के बारे में पहले बताया था, 8वीं शताब्दी के कवि है। अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। इसी आधार पर, इसी ग्रंथ के आधार पर, पयमचरु के आधार पर इन्हें अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि कहा जाता है। अगला है, इन गामन में छोरिन के पी है से, ये किस बोली की पंक्ति है? कौन सी बोली में लिखी गई पंक्ति है ये? अवधी है, कन्नौजी है, हरियाणवी है या फिर ब्रज है? सही उत्तर है ब्रज। ये जो पंक्ति है ये ब्रज भाषा की है, ब्रज भाषा में लिखी गई ये पंक्ति है। आगे बढ़ते हैं। यदि आपने लाइक नहीं किया है अभी तक तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी करें। अगला प्रश्न आता है, महाराष्ट्र राष्ट्र भाषा प्रचार समिति की स्थापना कब हुई? कब हुई थी? 1950 में हुई थी या 1945 या फिर 1946 या 1944? महाराष्ट्र राष्ट्र भाषा प्रचार समिति की स्थापना कब हुई थी?
1945 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, देखिए महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा प्रचार सभा, ये 1945 से पहले राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा से संबंध थी। ये 8 वर्षों तक राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा से संबंध रही। उसके बाद ये सन 1945 में अलग हो गया और राष्ट्रभाषा प्रचार समिति इसका नाम पड़ गया। तभी से राष्ट्रभाषा प्रचार समिति प्रचार सभा के नाम से जानी जाती है। आगे है, महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा प्रचार सभा की स्थापना कौन से नगर में हुई थी? नागपुर, पुणे, नासिक, वर्धा। महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा प्रचार सभा की स्थापना पुणे में हुई थी। हिंदी प्रचार सभा की स्थापना किसने की? हिंदी प्रचार सभा की स्थापना किसने की? कृष्णामूर्ति स्वामी, पी अयंगर, टी हयग्रीवाचारी या फिर ए रंगाचारी। हिंदी प्रचार सभा की स्थापना, सही उत्तर है टी हयग्रीवाचारी। अगला है, हिंदुस्तानी प्रचार सभा की संस्थापक अध्यक्षा कौन थी? हिंदुस्तानी प्रचार सभा की संस्थापक अध्यक्षा विजयलक्ष्मी पंडित थी या पेरिन नहन या फिर सरोजिनी नायडू या फिर एनी बेसेंट? हिंदुस्तानी प्रचार सभा की संस्थापक अध्यक्षता थी पेरिन नहन। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। भाषा संवर्धनी सभा की स्थापना किसने की? विकल्प देख के आप सही उत्तर बताएं। कृष्ण राय ने की थी, जयशंकर प्रसाद ने या फिर तोताराम ने या फिर लल्लू राम ने भाषा संवर्धनी सभा की स्थापना? तोताराम। सही उत्तर क्या है? तोताराम। अखिल भारतीय हिंदी संस्था संघ की स्थापना किसने की? अखिल भारतीय हिंदी संस्था संघ की स्थापना किसने की थी? भारत सरकार ने। किसने की? भारत सरकार द्वारा। हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने के लिए अहिंदी भाषी प्रस्तावक कौन थे? हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने के लिए अहिंदी भाषी प्रस्तावक कौन थे? ये प्रश्न है और इसका सही उत्तर क्या होगा? राजगोपालाचारी या एस राधाकृष्णन या गोपाल स्वामी अयंगर या फिर टी हयग्रीवाचारी? गोपाल स्वामी अयंगर। हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने के लिए अहिंदी प्रस्तावक थे। हिंदी भाषा प्रस्तावक कौन थे? गोपाल स्वामी अयंगर। ये हिंदी भाषी थे। आज के प्रश्न यहीं समाप्त होते हैं। अगली क्लास में आगे के प्रश्न लेके आएंगे। तब तक आप बने रहिए। उम्मीद करती हूँ आपने सभी प्रश्नों को अच्छे से सुना होगा और विशेष जानकारी को अपनी नोटबुक में नोट किया होगा। यदि नहीं किया है तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। साथ ही अवश्य बताइएगा कि कैसे लगे प्रश्न, कैसे लगी वीडियो, आपको कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। चलिए फिर मिलेंगे अगली क्लास में। आपका दिन शुभ हो।